गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई प्रीमैच्योर बेबी एट बर्थ तो ठीक था, हल्के हल्के रिट्रैक्शंस थे, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा समय बीता उसके रिट्रैक्शंस बढ़ गए, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ गया और बच्चा डिटोरिएट होकर इंट्यूबेट हो गया। या फिर कोई टर्म बेबी जो स्टार्टिंग में हल्का हल्का ग्रंट कर रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो डिटोरिएट होते गया, उसके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, बच्चा इंट्यूबेट हो गया और इको में पता चला कि उसको पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन है। ये ऐसे जो प्रॉब्लम्स हम लोग रूटीनली फेस करते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे मुझे मेरे यूनिट में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और हमारा जो नियोनेटल आउटकम है वो इम्प्रूव हुआ है। यदि आप डिलीवरीज अटेंड करते हैं या फिर किसी भी रूप में न्यूबॉर्न बेबी का केयर करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। लेकिन इसके पहले कि वो स्ट्रेटजीज हम डिस्कस करें, बेसिक समझेंगे कि एट द टाइम ऑफ बर्थ होता क्या है और कौन सी चीज़ों की गड़बड़ होने के कारण बच्चे डिटोरिएट होते हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। ये टॉपिक में हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से रिलेटेड ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो बर्थ के टाइम पे होती है। ये समझना इसलिए ज़रूरी है, इसको समझेंगे तभी हम उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ को समझ पाएंगे और उसको अप्लाई कर पाएंगे। शुरू करते हैं। अगेन रेफरेंस किसी एक बुक का नहीं है, ये गाइडलाइंस काफ़ी दिनों से है, लेकिन मैंने देखा कि अच्छे अच्छे पीडियाट्रिशियंस भी इसको फॉलो नहीं कर पा रहे क्योंकि इसके बारे में अभी इतना अवेयरनेस नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एट द टाइम ऑफ बर्थ होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसको ब्रीदिंग की ज़रूरत नहीं होती, उसको ना सांस लेना होता है ना और कुछ करना होता है, उसको जो भी सारी चीज़ें हैं वो रेडीमेड प्लासेंटा के थ्रू मिलती है। बच्चा एक पैरासाइट के जैसा अंदर ग्रो होते रहता है, सारी चीज़ें उसको रेडीमेड होती है। लेकिन बच्चा बाहर आने से पहले जो उसकी तैयारी है वो शुरू हो जाती है। जैसे ही लेबर पेन शुरू होते हैं वैसे ही बच्चे के इंट्रायूटेराइन लाइफ से एक्स्ट्रायूटेराइन लाइफ की जर्नी शुरू हो जाती है। तो एक एक चीज़ को समझेंगे, साथ ही साथ मैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को वही के वही डिस्कस कर दूंगा और सारे प्रॉब्लम्स को एट द एंड किस स्ट्रैटेजी से हम अवॉइड कर सकते हैं उसको भी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि जब भी लेबर पेन शुरू होता है तो बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर जैसा हम जानते हैं कि बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड में अंदर होता है और पूरे उसके फेफड़े जो है वो कोलैप्स होते हैं, लंग्स कोलैप्स होते हैं और उसमें पानी भरा होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि लंग्स के अंदर एक फ्लूइड सिक्रेटिंग सोडियम चैनल्स होते हैं। जैसे ही लेबर पेन शुरू होता है कॉर्टिसोल लेवल बॉडी के अंदर का बढ़ जाता है और ये जो सोडियम सिक्रेटिंग चैनल्स है वो सोडियम एब्जॉर्बिंग चैनल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से लंग्स के अंदर का फ्लूइड एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। ये तैयारी होती है लंग्स को बाहर में बाद में एक्सपांड होने की। इसलिए हमने देखा है कि जो भी सीजर आपने किए हैं वो अगर लेबर पेन शुरू होने के बाद अगर किए हैं तो उसमें प्रोग्नोसिस ज़्यादा अच्छा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू उन बेबीज़ में जिसमें आप लेबर पेन शुरू होने के पहले इलेक्टिव एलएससीएस करते हैं। तो ये उसका एक कारण है। दूसरा, जब बच्चा बर्थ कैनाल में से जाता है नॉर्मल डिलीवरी में तो उसकी चेस्ट पूरी तरह से स्क्वीज होती है, जिसके कारण से जो भी चेस्ट के अंदर लंग्स के अंदर जो पानी था वो लिम्फेटिक्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। अब आपने सीजर करके इसको भी बाईपास कर लिया, इसलिए जो बेबीज़ सीजर से डिलीवर होते हैं या दूसरे किसी कारण से जैसे इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर है उनमें लंग फ्लूइड ज़्यादा होता है, इसके कारण से भी उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। यही हमारा मेन कारण है ट्रांजिएंट टैकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न का, TTN जो हम बोलते हैं, इसके कारण से। और जैसे बच्चा बाहर आने के बाद में धीरे धीरे उसके लंग फ्लूइड एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बच्चा बाहर के इसको अडॉप्ट हो जाता है, उसका डिस्ट्रेस सेटल हो जाता है। ये मेन कारण होता है TTN का। लेकिन कोई भी अगर पैथोलॉजी है, अगर प्रीमैच्योर बेबीज़ है, मेकोनियम एस्पिरेशन है, लेकिन उसके साथ में लंग फ्लूइड रिटेन है तो वो डिस्ट्रेस उसका ज़्यादा रहेगा। तो ये चीज़ हमको समझना है कि लंग्स के क्या होता है। दूसरा, पल्मोनरी प्रेशर्स। इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले एक चीज़ समझनी है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है वो ट्रकिया है, फिर उसके बाद में ब्रोंकस में डिवाइड होगा, इसको और छोटे छोटे ब्रोंकस में डिवाइड होगा। ये मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होने के बाद में फिर वो टर्मिनल ब्रोंकस पे पहुंचता है, जिसके एंड पे अल्वियोला है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के
पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है सिर्फ जो इनहेल एयर है उसको पहुंचाना। एक्चुअल एक्सचेंज हमारा अल्वियोलाई पे होता है। अल्वियोलाई के एंड पे अगर हम देखें तो जो अल्वियोलाई एक बलून के जैसा है और इसके एक एंड से समझो ये बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन ये इसमें भर के यहाँ से ये जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम है वेनस ब्लड ये आ रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन इसके अंदर जाता है और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर पूरे शरीर को जाता है ना। तो ये इस तरह से इसका फ्लो रहता है। तो यहाँ पे एक्चुअल लेवल पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक के सिर्फ एयर ट्रांसमिट हो रही है। ये लेवल पे ऑक्सीजन लेवल ब्लड के अंदर का बढ़ रहा है। तो मेन फंक्शनल यूनिट अपना ये अल्वियोला है। अल्वियोला गुब्बारे की तरह है, इसकी जो मार्जिन रहती है वो बहुत ही थिन रहती है जो ऑक्सीजन को पास करने में हेल्प करती है। कोई भी कारण जिससे ये ऑक्सीजन यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, एयर यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, उसमें प्रॉब्लम होगा, उसको हम वेंटिलेशन के प्रॉब्लम बोलेंगे। और अगर ये मेम्ब्रेन बराबर नहीं है या फिर ये अल्वियोला बराबर से काम नहीं कर रहा है जिसके कारण से ऑक्सीजन वहाँ से ब्लड के अंदर नहीं जा पा रहा है तो उसको हम ऑक्सीजनेशन के प्रॉब्लम समझेंगे। ये बेसिक है। अब इसमें कुछ चीज़ों को हमको समझना है। तो जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ और वो रोता है तो लंग एक्सपांड हो जाते हैं। जैसे ही लंग एक्सपांड होते हैं उसके पल्मोनरी प्रेशर्स कम होते हैं। जब बच्चा गर्भ में रहता है तो लंग्स पूरी तरह से कोलैप्स रहते हैं जिसके कारण से पल्मोनरी प्रेशर्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जैसे ही बच्चा जोर से रोता है लंग एक्सपांड हो जाता है। ऐसा बोलते हैं कि स्टार्टिंग में बच्चा ब्रिक्स के जैसे लंग्स ब्रिक्स के जैसे रहते हैं इंट्रायूटेरिन लाइफ में, और जैसे ही वो रोता है पूरा एयर जब अंदर जाती है तो वो स्पंज के जैसे हो जाते हैं और जिसके कारण से पल्मोनरी प्रेशर्स कम हो जाते हैं। पल्मोनरी प्रेशर्स क्या है? जो भी इसके बीच में जो कैपिलरीज हैं उसका प्रेशर ही पल्मोनरी प्रेशर्स है। इसका मतलब है कि वो प्रेशर जिसके अगेंस्ट राइट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, अगर ये प्रेशर बढ़ेगा तो इसके कारण से पल्मोनरी जो आर्टरी है उसका प्रेशर बढ़ेगा और पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ेगा तो राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा प्रेशर के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यही जो हम PPHN पर्सिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ न्यूबॉर्न जो बोलते हैं वो इसकी पैथोफिजियोलॉजी यही है। अब यहीं पे जो मेन पॉइंट हमको समझना है, अगर ये अल्वियोलाई अच्छे से ओपन हो गया, अंदर में ये बंद थे, अगर ये सारे अल्वियोलाई एकदम से अच्छे से ओपन हो गए तो क्या होगा? पहली बात तो ऑक्सीजन अच्छा होगा क्योंकि इनका काम ही वो है। दूसरा, जैसे ही ये अल्वियोलाई अच्छे से ओपन होते हैं, इसके स्ट्रेच रिफ्लेक्स के थ्रू एक नाइट्रस ऑक्साइड जनरेट होता है जो धीरे धीरे पल्मोनरी प्रेशर्स को कम करता है। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर अल्वियोलाई अच्छे से ओपन हो जाते हैं तो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, नाइट्रस ऑक्साइड सिक्रेट होके वो पल्मोनरी प्रेशर्स को कम कर देता है। दूसरा, जैसे ही ये ओपन होगा बहुत सारे अल्वियोलाई मिल जाएंगे जिसमें से ऑक्सीजन ट्रांसमिट हो जाएगा और बच्चे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर समझो ये अल्वियोलाई बराबर से ओपन नहीं हुए तो उसके कारण क्या होगा? वो अल्वियोलाई पूरा ओपन नहीं रहेगा और ओपन नहीं रहने के कारण वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स नहीं आएगा। स्ट्रेच रिफ्लेक्स नहीं आने के कारण धीरे धीरे पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा और जो ऑक्सीजनेशन है वो भी बराबर से काम नहीं करेगा जिसके कारण से जितने अल्वियोलाई ओपन हुए हैं उनके ऊपर काम बढ़ जाएगा, बच्चा ज़्यादा ज़ोर से खींच के सांस लेगा। यही कारण है जो बच्चा स्टार्टिंग में स्टेबल दिखता है वो सब्सिक्वेंटली पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन में जाता, क्योंकि ये अल्वियोलाई जितने अच्छे से ओपन होने चाहिए थे, जितना अच्छा वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? अल्वियोलाई को ओपन करना है। अल्वियोलाई को ओपन करना है वो भी धीरे धीरे समझेंगे। अब एक चीज़ और जो हमको यहाँ पे समझनी है कि अगर कभी आपने बलून फुलाया है, एक छोटा सा बलून है, ऐसे कई सारे बलून्स हमारे लंग्स में है, तो अगर आपने कभी बलून फुलाया है तो स्टार्टिंग में फुलाते वक्त आपको ज़्यादा जोर लगता है। इसको आप करके देखिए। जब आप बलून को फुलाते हैं तो आप उसको फुलाते वक्त स्टार्टिंग में ज़्यादा जोर लगता है, एक बार वो थोड़ा सा फूल जाए तो बाकी फुलाना आसान हो जाता है। वही यहाँ पे है। अगर अल्वियोलाई पार्शियली ओपन हो जाए
तो उसको फर्दर फुलाना आसान है ना। इसलिए बॉडी ने क्या किया है, बॉडी ने इसके अंदर एक सर्फेक्टेंट डाल दिया है। तो ये बॉडी सर्फेक्टेंट सिक्रेट करती है। सर्फेक्टेंट का क्या काम है, अल्वियोलाई को कोलैप्स नहीं होने देता, वो बलून को पूरा पिचकने नहीं देता, थोड़ा सा ओपन रखता है। और थोड़ा सा ओपन रखने के कारण फिर वो बाद में उसको आसानी से इंस्पिरेशन के टाइम पे और अच्छे से फुला सकते हैं। लेकिन एक्सपीरेशन के टाइम पे एक्सेल करने के बाद में पूरे अल्वियोलाई कोलैप्स नहीं होते, उसको थोड़ा सा ओपन रखते हैं। तो इसमें क्या काम आता है, ये सर्फेक्टेंट का रूल है। अगर सर्फेक्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा, वो अल्वियोलाई पूरी तरह से पिचक जाएंगे। और अगर पूरा पिचका हुआ बलून है तो फुलाने में ताकत ज़्यादा लगेगी, वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा। और इसलिए जो हम देखते हैं कि जब अल्वियोलाई पूरी तरह से कोलैप्स हो जाते हैं सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी के कारण, तो बच्चे को ज़्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझी थी, रोल ऑफ सर्फेक्टेंट हमने समझा। अभी जैसे ही अगर बच्चे का बर्थ के टाइम पे ट्रांजिशन अच्छा हो जाए तो उसका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाने के कारण सबसे पहले हमने समझा कि वो जो उसका पल्मोनरी प्रेशर है वो अच्छे से कम हो जाएंगे, वो डिटोरेट नहीं होंगे। दूसरा, उसका पीडीए क्लोज हो जाएगा। अगर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस है तो बाद में तकलीफ देता है ना। इसको कभी डिटेल में समझेंगे। लेकिन एक चीज़ जो हमको समझ में आती है कि अगर बच्चा स्टार्टिंग में ठीक था और दूसरे तीसरे दिन वो अगर बच्चे को समझो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बढ़ गया, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट तो बहुत नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा रिट्रैक्शंस आ रहे हैं, पल्सेस बाउंडिंग है, तो वो पीडीए रह सकता है। और पीडीए का रोल हम सब जानते हैं कि एक्यूट ही नहीं, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में भी पीडीए का रोल है, बीपीडी कॉज कर सकता है और बाकी सारे इश्यूज होते हैं। तो ये पीडीए आपका बंद हो जाएगा। अब ये इसलिए जो पहला ट्रांजिशन है होते बराबर बच्चा अगर अच्छे से रो लेता है और अच्छा लंग्स का फ्लूइड बाहर आ जाता है तो बच्चे को यूजुअली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं होता, अगर बाकी कंपोनेंट नहीं है, पूरे दिन का बच्चा है और बाकी सारी चीज़ें तो। लेकिन कोई बच्चा अगर कम रोता है, हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि सर हुआ तो बच्चा रोया भी लेकिन उतना अच्छे से नहीं रोया, तो उसके जो लंग्स के फ्लूइड है वो उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो सकते। अगर आप रेगुलरली डिलीवरी अटेंड करते होंगे तो आपने देखा होगा जब बच्चा जोर से रोता है तो एक फ्रॉदी फ्लूइड मुंह से उसका आ जाता है और फिर बाद में उसका रेस्पिरेशन सेटल हो जाता है। जो बच्चा अगर समझो मदर को जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ा या बहुत ज़्यादा मैक्सल्फ देना पड़ा पीपीएच प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के कारण, तो ऐसे कंडीशन में ये जो बच्चा है थोड़ा सुस्त होता है। सुस्त होने के कारण वो अच्छे से रो नहीं पाता और रो नहीं पाता तब उसको यूजुअली लंग्स के फ्लूइड क्लियर नहीं होते और उसको टीटीएन होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे बच्चों को एडमिशन रखने के चांसेस रहते हैं। तो हमने क्या समझा इधर में कि अल्वियोलाई को ओपन होना जरूरी है और ओपन रहना जरूरी है ना। अगर ओपन नहीं हुआ तो भी दिक्कत है और ओपन होकर बार बार कोलैप्स हो रहा सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी के लिए, उसके कारण भी होता है। इसलिए जब प्रीमैच्योर बेबी को आप सर्फेक्टेंट डालते हो तो उसके सारे अल्वियोलाई ओपन हो जाते हैं, आपका FR2 का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, उसका PWP आप कम कर सकते हैं और बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कम करने में हेल्प होता है। अब ये सर्फेक्टेंट इंड्यूस करने के लिए एक और स्ट्रेटेजी है जो वेल नोन है लेकिन अभी भी कुछ शहरों में, कुछ पेरिफेरल सेंटर्स में नहीं होती, वो है एंटीनेटल स्टेरॉइड। जब आप मदर को एंटीनेटल स्टेरॉइड देते हैं तो वैसे कंडीशन में फिर सर्फेक्टेंट अच्छे से इंड्यूस होता है और जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमको समझनी है। सबसे पहली हमारी स्ट्रेटेजी है वो एंटीनेटल स्टेरॉइड है, वो मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप उसके ऊपर काम सकते हैं। डेक्सा है, काफ़ी सस्ता इंजेक्शन है, लेकिन अगर बच्चे के हिसाब से अगर गायनेकोलॉजिस्ट टाइम पे अगर ये इंजेक्शंस दे दे तो नियोनेटोलॉजिस्ट का काम काफ़ी आसान हो जाता है। अगर कोई कॉल मुझे आता है कि सर प्रीमैच्योर डिलीवरीज होने वाली है तो मैं सबसे पहले सवाल ये पूछता हूँ मदर को स्टेरॉइड मिले है कि नहीं है ना। ये इतना ज़्यादा मैटर करता है, इसको प्रायोरिटी बेसिस पे आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करके इसको स्टार्ट करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ हमने समझा। एक और कंसेप्ट है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब इसको समझते हैं, ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, एकदम सिंपल करूँगा। जैसे हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जितनी हवा लंग्स में रहती है उसको फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये काफ़ी बार आपने सुना होगा लेकिन कई बार हम इसको समझ नहीं पाते। पर ऐसे सिंपल सी बात है, नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद, मैं फोर्स एक्सपिरेशन की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली जब आप रेस्पिरेशन ले रहे हैं, रेस्पिरेशन छोड़ देने के बाद जितनी हवा लंग्स में है उसी को फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। अल्वियोलाई पूरे कोलैप्स नहीं होते, लंग्स पूरे कोलैप्स नहीं होते, थोड़ी ना थोड़ी हवा उनमें बाकी रहती है।
तो ये फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का काम क्या है कि जब आप एक्सपीरेशन कर चुके हैं, आप नई हवा अंदर नहीं ले रहे, लेकिन उस टाइम पे भी लंग के अंदर हवा है और उसके अंदर का ऑक्सीजन अभी भी ब्लड में जा रहा है, तो सिर्फ इंस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन ब्लड के अंदर नहीं जा रहा। आप जब एक्सपीरेशन कर रहे हैं उस टाइम पे भी लंग्स के अंदर की हवा, लंग्स के अंदर का ऑक्सीजन ब्लड में जा रहा है। तो वो क्या हेल्प करता है? वो हेल्प करता है आपको कि आपका जो ऑक्सीजन है वो चलता रहे एक्सपीरेशन के टाइम पे भी। दूसरा, जब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी रहती है, इसी के कारण से आपके अल्वियोलाई कोलैप्स नहीं होते। अब इसको मेंटेन करने के लिए जैसा हमने सरफेक्टेंट बोला था, वैसे ही प्लूरल प्रेशर भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमारे लंग्स के अंदर प्लूरल कैविटी है और प्लूरल कैविटी के अंदर लंग्स होते हैं, और जो हमारा चेस्ट वॉल जो क्योंकि स्टिफ रहता है वो लंग्स को कोलैप्स होने से रोकता है, और इसी सब कारणों से आपका जो है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मेंटेन रहता है। अब ये फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मेंटेन करने के लिए अगर समझो मेंटेन नहीं हो रही है तो बच्चा क्या करेगा? समझो अल्वियोलाई के अंदर सरफेक्टेंट कम है और सरफेक्टेंट कम होने के कारण अल्वियोलाई कोलैप्स होने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोलैप्स हो रहे हैं क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा ग्रंट करता है। अब ग्रंट करता है मतलब क्या करता है? तो अगर आपने देखा होगा ग्रंट करते वक्त, तो एक्सपीरेशन के टाइम पे बच्चा एक पर्टिकुलर आवाज़ निकलता है तो ये जो ग्रंटिंग है ये क्या कर रहा है? बच्चा एक्सेल कर रहा है अगेंस्ट क्लोज ग्लॉटिस, जो उसके वोकल कॉर्ड है उसको पार्शली क्लोज कर देता है ना। तो उसके कारण से क्या हो रहा है कि जब बच्चा एक्सेल कर रहा है तो इधर का ओपनिंग कम हो गया है। ये जैसे ट्रकिया है, ट्रकिया के ऊपर में ग्लॉटिस है, तो ये ग्लॉटिस क्या कर रहा है, जो ये ओपनिंग है इसको एकदम नैरो कर देता है। तो बच्चा जब एक्सेल करता है तो हवा पूरी तरह से आसानी से एक्सेल नहीं होती, वो थोड़ा थोड़ा करके एक्सेल होती है। वो क्यों कर रही है? क्योंकि जब बच्चा ऐसा क्लोज ग्लॉटिस के अगेंस्ट एक्सेल करता है तो ये पूरे रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है ना। और यही प्रेशर है जो अल्वियोलाई को ओपन रखने की बच्चा कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर है इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, PEEP। और ये PEEP आप CPAP से दे सकते हैं, है ना। तो जब आप बच्चे को CPAP लगाते हैं तो उसके कारण ही जो बच्चा खुद जनरेट करने की कोशिश कर रहा था ग्रंट कर करके, उसको CPAP मशीन लगा के दे रहे हैं। और जैसे ही आप CPAP मशीन लगाते हैं वो भी एक तरह का पॉजिटिव प्रेशर आप दे रहे हैं, जिसके कारण से ये पूरे रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर का प्रेशर पड़ जाएगा और आपके अल्वियोलाई को एक प्रेशर मिलेगा जिसके कारण से वो कोलैप्स नहीं होगा। तो आपने किसका काम किया? आपने ग्रंटिंग का काम कर दिया। बच्चे को अब ग्रंट करने की ज़रूरत नहीं, जो वो खुद करने की कोशिश कर रहा था आपने उसको दे दिया, उसका ग्रंटिंग कम हो जाएगा। दूसरा, आपने वो सरफेक्टेंट का भी काम कर दिया। जो सरफेक्टेंट है वो उसका काम था अल्वियोलाई को ओपन रखना, वो आपने PEEP लगा दिया तो सरफेक्टेंट का काम हो गया। तो जो थोड़ा बहुत सरफेक्टेंट बना है वो अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो दूसरा स्ट्रैटेजी हो गया हमारा CPAP। तो ये दो स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। लेकिन एक और कंपोनेंट है कि बच्चे की सांस बहुत तेज चलती है। हमने देखा होगा कि बहुत बार बच्चा जब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में आता है तो उसका रेस्पिरेटरी रेट 80, 100, कभी कभी 100 के ऊपर रहता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? सांस ले तो रहा है बेचारा, भलाई बहुत ज़्यादा रिट्रैक्शंस नहीं दिख रहे, लेकिन रेस्पिरेटरी रेट अगर ज़्यादा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो ये भी चीज़ हमको समझना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट भी अच्छा नहीं है। जैसे अगर समझो मैं इनहेल कर रहा हूँ, इनहेल करके एयर अंदर गई, फिर मैं एक्सेल कर रहा हूँ। अब जो एक्सेल एयर मैं कर रहा हूँ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अगर जब मैं, आपने देखा होगा जब भी प्राणायाम करते हैं तो बोलते हैं कि सांस लो और फिर उसको धीरे 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 और प्रोलॉन्ग टाइम छोड़ने के लिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि पूरे अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा है बाहर आ जाए। अब बच्चा सांस कैसा ले रहा है? तो जिसके कारण से क्या हो रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा पूरा बाहर निकलने के पहले फिर से इनहेल हो रही है ना। वो बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि सांस में तकलीफ है और सांस तेज लेनी पड़ रही है तो वो फिर से उसको इनहेल कर रहा है। तो CO2 रीब्रीदिंग बोलते हैं। जो हवा एक्सेल करके बाहर आ जानी चाहिए उसको फिर से बच्चे को इनहेल करना पड़ रहा है, इसको बोलते हैं CO2 रीब्रीदिंग। ये भी प्रॉब्लम हमारा, इसके कारण से जो RR है
इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। अब इसके लिए क्या करते हैं हमने फिर से सीपैप बता दिया या फिर हाई फ्लो नेजल कैनुला लगा दिया। अब हाई फ्लो या सीपैप क्या करता है कि एक बहुत ज़्यादा फ्लो नाक में डाल रहा है, उसके कारण से क्या होता है, जो भी बच्चा हवा एक्सेल कर रहा है उसको जो आपने फ्लो लगा दिया वो फ्लश कर देता है। मतलब वो हवा नाक से जाएगी, फेरिंग्स में जाएंगी, फेरिंग्स में जो ऑलरेडी हवा है उसको मुंह से निकाल देगी। तो ये बहुत ही फास्ट तरीके से इसको जो एक्सेल की हुई हवा है उसको बाहर निकाल रहा है। और ये बाहर निकालने के कारण क्या हो रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा है वो तो बाहर निकल ही रही है, लेकिन उसको रिप्लेस किससे कर रहा है, एक वार्म ह्यूमिडिफाइड एयर से, क्योंकि आप ह्यूमिडिफायर और वार्मर यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। तो एक वार्म ह्यूमिडिफाइड एयर से रिप्लेस करता है जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज आपने अच्छे से एडजस्ट किया हुआ है बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा है वो रिप्लेस हो रही है उसकी विथ वार्म ह्यूमिडिफाइड और ऑक्सीजन वाली हवा से। तो उसके कारण भी बच्चे का जो ऑक्सीजनेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है। आप देखोगे कि सीपैप पे डालते बराबर बच्चे का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो गया, है ना। तो ये स्ट्रैटेजी हमको समझना है। तो अभी इसमें हमने देखा कि दो तरीके से काम हो रहा है। एक तो पीप जनरेट हो रहा है जिसके कारण से एल्वियोलाई डिस्टेंडेड रह रहे और बच्चे का डिस्ट्रेस सेटल हो रहा है। दूसरा उसका जो CO2 रीब्रीदिंग है वो मैनेज हो जा रहा है अच्छे से, और जिसके कारण से बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी एक और चीज़ है उसको बोलते हैं वर्क ऑफ ब्रीदिंग। अब वर्क ऑफ ब्रीदिंग क्या है, हम सांस लेते तो हमको पता नहीं चलता, हम नींद में भी सांस लेते, वो हमारे लिए काम नहीं है। लेकिन अगर किसी को अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो उसके लिए सांस लेना भी एक तरीके का काम है, जिसके कारण से जब बच्चा बहुत ज़्यादा सांस तेज़ी से ले रहा है या उसको रिट्रैक्शंस हो रहे हैं तो बच्चा थक जाता है। इसको ही वर्क ऑफ ब्रीदिंग बोलते हैं। तो वर्क ऑफ ब्रीदिंग कैसा बोलेंगे कि इसका वर्क ऑफ ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा है। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा रिट्रैक्शंस आ रहे हैं या फिर उसकी हेड मूवमेंट हो रही है, मतलब क्या हो रहा है कि जो एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स है वो भी यूज़ में आ रहे हैं, इंटरकोस्टल मसल्स आ रहे हैं, डायफ्राम की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, और बच्चा बहुत बार स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड के मसल्स यूज़ होते हैं, सुप्रास्टर्नल, स्टर्नल, इंफ्रास्टर्नल, सब कोस्टल, सब रिट्रैक्शंस दिखते हैं। तो एक तो बच्चा थक जाएगा क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल्स बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। दूसरा ऑलरेडी ऑक्सीजन कम है और ये मसल्स इतना काम कर रहे हैं कि ये ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी दूसरी चीज़ होगी। तीसरा जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट के साथ साथ इनका कैलोरी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से बच्चे का जो वज़न बढ़ना चाहिए, जो कैलोरीज वज़न बढ़ाने में यूज़ होने चाहिए, वो सारे यूज़ हो रहे हैं आपके ये मसल्स के कारण। तो बच्चे का वेट लॉस होगा या फिर वेट गेन जो होना होगा वो नहीं होगा। ये कब हम देखने को मिलता है, जो BPD के बच्चे रहते हैं कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पे है, सर वज़न ही नहीं बढ़ रहा, फुल फिट पे आ गया, उसको पूरा कैलोरी डेंस कर दिया, लेकिन जितना वज़न बढ़ना चाहिए उतना बढ़ ही नहीं रहा है। तो ये हमने देखा है कि वर्क ऑफ ब्रीदिंग के कारण इसको। अब सीपैप इसमें हेल्प करता कि हाँ, इसमें भी हेल्प करता। हमने क्या किया है कि हमने PWP दे दिया है, हमने वो जो CO2 रीब्रीद हो रहा है उसको रिप्लेस कर दिया। तो बच्चे को बहुत ज़्यादा खुद से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो PWP दे रहे हैं आप, जो सीपैप लगा रहे हैं या दूसरा कोई NIV लगा रहे हैं, उससे वो काम उसका अच्छे से हो रहा है। और नॉन इन्वेजिव पे क्यों जाना है, सर बोलो मैं तो इंट्यूबेट कर सकता हूँ, मैं तो इंट्यूबेट कर दूंगा उसको जल्दी से। नहीं है, जब आप इंट्यूबेट करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें तो है ही, इंजुरी है, कॉम्प्लिकेशंस है, ग्लॉटिक स्टेनोसिस है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है कि जब आप उसको बैग एंड मास करते हैं और जो अल्वियोला आपके स्ट्रेच होते हैं थोड़े से ज़्यादा और फिर कोलैप्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अम्बू किया। अम्बू करने के बाद PWP तो जीरो हो गया, क्योंकि आप PWP देने के अलग तरीके अम्बू से देना मुश्किल है ना, क्योंकि उसमें पीप वॉल दे के भी बहुत बार आप उसको वेल मॉनिटर्ड PWP नहीं दे सकते। तो जैसे ही आपने अम्बू किया, अम्बू करने के बाद अल्वियोला ज़्यादा एक्सपांड हो गए समझो, और बाद में पूरे कोलैप्स हो गए। तो ये जो कोलैप्स होके पूरा एक्सपांड होना है, ज़्यादा एक्सपांड होना है, हाइपर एक्सपांड होना है, ये भी अल्वियोलाई को डैमेज करता है। आप बोलोगे सर मैंने सिर्फ आधे मिनट के लिए किया था, लेकिन आधे मिनट का अम्बू भी बच्चे के लंग्स को डैमेज कर सकता है। ये हमारा तीसरा डिक्टम है कि अगर अम्बू करना है तो अम्बू से मत करो, आप नियोपफ बोलते हैं या फिर T-पीस रिससिटेटर है उसको समझो। बहुत बार आपको अम्बू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप उसको डिलीवरी के टाइम पे PWP दे दो, सीपैप लगा दो,
और आप देखोगे कि आपके जो नियोनेटल आउटकम है काफ़ी इम्प्रूव हो गया। ये बहुत से लोग इसको काफ़ी सीरियसली लेते हैं, और हमारे यूनिट में भी हम मोस्ट ऑफ द डिलीवरीज जहाँ पे हम डिलीवरी अटेंड कर रहे हैं, बच्चे को फर्स्ट ब्रेथ से सीपैप देके सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप सीपैप देते हैं, टीपी रिससिटेटर यूज़ करते हैं, तो आप उसको पीआईपी भी दे सकते हैं। अगर उसको बैगन मास लग रहा है तो वो भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ हमको समझना ज़रूरी है। दूसरा, बहुत मैंने देखा है कि अम्बू करके ऐसे खस 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 जो अम्बू करते हैं, जिसके कारण से बच्चे की चेस्ट काफ़ी ज़्यादा ऐसे हाइपर एक्सपांड होती है। हमको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं उसको हमको एकदम जेंटल रेस्पिरेशन देना। अगर किसी कारण से आपको इंट्यूबेट करना भी पड़ा तो रेस्पिरेशन एकदम स्मूथ, जैसा नॉर्मली होता है वैसा होना चाहिए। जितनी बार आप उसको हाइपर एक्सपांड करेंगे, उतनी बार ये जो अल्वियोलाई की वॉल है इसमें आप डैमेज करेंगे, और अगर बच्चा बच भी गया तो बाद में उसके ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया में जाने के चांसेस रहते हैं, है ना। और हो सकता है कि फिर बाकी के कॉम्प्लिकेशंस रहे उसके। तो ये चीज़ भी हमको समझना है कि आईपीपीवी को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन को, बैगन मास्क को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। जहाँ ज़रूरत है, आपके पास टीपी रिससिटेटर नहीं है तो देना है, लेकिन हाइपर एक्सपांड नहीं करना है। इंट्यूबेट करके बहुत ज़्यादा अम्बू करने से नुकसान होता है। जितना ज़रूरत है लंग्स को एक्सपांड करने के लिए और आपके ऑक्सीजन की लेवल को इम्प्रूव करने के लिए आपने करना चाहिए जितने जल्दी हो सके। अगर इंट्यूबेट करके भी मैं बहुत बार बच्चे को टीपी रिससिटेटर से कनेक्ट कर देता हूँ, जिसके कारण से उसका जो पीडब्ल्यूपी है उसको कंटिन्यू चलता रहता है। अब ये इतना ज़रूरी है कि आपको पीप मेंटेन करना है। फर्स्ट ब्रीथ से अगर बच्चे को डिस्ट्रेस है तो डिलीवरी रूम में ही सीपैप लगाना है। तो आज के इससे अगर हम कोई मैसेज लेके जा रहा है तो एंटीनेटल स्टेरॉइड और दूसरा डिलीवरी रूम सीपैप। अब ये बहुत से जगह पे दिया है, बहुत से लोग आपको सिखाएंगे, पर करते बहुत कम लोग हैं। यही एक स्ट्रेटेजी है जिससे हमारे यूनिट का नियोनेटल आउटकम काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और इसको देने के तरीके को हम कभी डिटेल में समझेंगे, लेकिन डिलीवरी रूम में आप सीपैप रख सकते हैं, एक टीपी रिससिटेटर रख सकते हैं, और उससे ये मैंने एक टीपी रिससिटेटर के ऊपर में एक डिटेल वीडियो बनाया, आप उसको जाके देख सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपका नियोनेटल आउटकम इम्प्रूव करने में। सीपैप आप टर्म बेबी, प्री टर्म बेबी सबको दे सकते हैं, लेकिन प्रीमैच्योर अगर डिलीवरी हो रही है तो सीपैप डिलीवरी रूम में होना ज़रूरी है ना। एक 3 स्ट्रैटेजी हमने समझी, एक एंटीनेटल स्टेरॉइड, दूसरा डिलीवरी रूम सीपैप, और तीसरा है अपना सर्फैक्टेंट। 3 स्ट्रैटेजी को याद रखना है जो आपका नियोनेटल आउटकम को ड्रास्टिकली इंप्रूव करेंगे। 2 चीज़ और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में कंट्रीब्यूट करती है। एक है इलास्टिक चेस्ट वॉल। इनकी चेस्ट वॉल बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं होती प्रीमैच्योर बेबीज़ की, इसलिए जब बच्चा सांस लेता है तो पूरी की पूरी चेस्ट वॉल ही अंदर घुस जाती है। तीसरा, जो इनका रेस्पिरेटरी पैसेज है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो जैसे ही बच्चा ज़ोर से सांस लेता है वो पिचक जाता है। एक पाइप है जिसके अंदर से आपने ज़ोर से खींचा तो कोलैप्स हो गया, उसी टाइप से ये विंड पाइप भी बच्चे का जो ट्रकिया है, ब्रोंकस है, वो भी कोलैप्स होते हैं, जिसके कारण से बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है, रिट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। जब आप सीपैप लगा देते हो, कांस्टेंट फ्लो ऑफ एयर उसमें से जाते रहता है, जिसके कारण से वो कोलैप्स नहीं होते, जिसको बोलते हैं स्प्लिंटिंग ऑफ एयरवे, ठीक है। तो उसमें भी बच्चा हेल्प करता है। तीसरा, जब आप सीपैप देते हैं तो डायफ्राम थोड़ा सा नीचे पुश हो जाता है, और नीचे पुश होने के कारण उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। जो बच्चे को बहुत ज़ोर से खींचना पड़ रहा था वो भी, उसमें भी बच्चे को हेल्प होती है। ये हमने स्टार्लिंग्स लॉ समझा था कि फिजियोलॉजिकल लिमिट में अगर मसल फाइबर का लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाए तो उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बेटर हो जाती है। वही प्रिंसिपल यहाँ पे एक्ट होता है। जब आप सीपैप देते हैं, डायफ्राम थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, नीचे पुश हो जाता है, जिसके कारण से उसका कॉन्ट्रैक्शन होना हेल्प हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प होती है। तीसरा, एक जो चीज़ हमको समझनी थी कि जब आप इसको सीपैप दे रहे हैं तो जो एपनिया ऑफ प्रीमैच्योरिटी है उसमें भी काफ़ी हेल्प होती है। क्यों? क्योंकि एपनिया ऑफ प्रीमैच्योरिटी के 2 कंपोनेंट है, एक सेंट्रल कंपोनेंट और दूसरा ऑब्स्ट्रक्टिव कंपोनेंट। ये ऑब्स्ट्रक्टिव कंपोनेंट में हेल्प करता है और बच्चे का एपनिया के एपिसोड्स भी कम हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा बार बार एपनिया में जा रहा है, इंट्यूबेट करने के पहले एक सीपैप का ट्रायल देके देखिए। बहुत बार सीपैप पे ही बच्चा एपनिया में हेल्प करता है और इंट्यूबेशन कई बार हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर इंट्यूबेशन करना रहा तो हमारे यूनिट में हम
इंट्यूबेशन के पहले एक NIV का भी ट्रायल देते हैं। तो ये तरीके से हम बच्चे के रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में हेल्प कर सकते हैं और जो हमारा आउटकम है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी सारी चीज़ें कर रहे हैं तो एक डिलीवरी रूम CPAP के ऊपर फोकस करके देखिए, आपके न्यूनेटल आउटकम काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। थैंक यू।